बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी एग्जाम एकेडमी। MPT-CSS स्क्रीनिंग टेस्ट में आज थर्ड मॉक टेस्ट। इससे पहले दो मॉक टेस्ट आप कर चुके हैं, तो चलते हैं आज के थर्ड मॉक टेस्ट की तरफ, आखिरी मॉक टेस्ट। एज यूजुअल मैंने इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तीन हिस्सों में, ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। तो सबसे पहले ईजी पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। Question number 95. What is the smallest number of ducks that could swim if two ducks are in front of a duck and two ducks behind a duck and one duck is between the two ducks? तो यहाँ पे ये टोटल 3 ducks बनती हैं। ये हमारे पास फ्रंट में, ये इसके पीछे, ये इससे पीछे। तो इस डक के पीछे ये 2 ducks हैं बिहाइंड, और इसके फ्रंट पे ये 2 ducks हैं, और ये जो डक है ये दो के मिडल में है। सो इस तरह से जो मिनिमम नंबर हमारे पास बनता है वो स्मॉलेस्ट पूछा है, मिनिमम पूछा तो वो 3 बनता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट दिस सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23? हम यहाँ पे इस नंबर को 23 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास है 1056, इसको 23 पे डिवाइड करना है। 23 को हम डिवाइड करें तो 23 4 92 होता है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 और 36 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 3 5 हमारे पास आ जाता है 115। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 21। तो जब हम इसको चाह रहे हैं हम ये व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 21 है। अब इस रिमाइंडर को इस डिवाइडर में से माइनस कर देंगे, 23 माइनस 21, तो आंसर 2 आता है। सो 2 मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्ट वुड बी डिविजिबल बाय 23। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता सब्ट्रैक्टेड की बात होती तो फिर हम जस्ट ये रिमाइंडर की बात करते कि इसमें से 21 जो है वो माइनस कर दिया जाए तो ये डिविजिबल होगा, लेकिन ऐड करने की सूरत में आपने रिमाइंडर को डिवाइजर में से माइनस कर लेना है। जो आंसर आएगा वो 2 आया यहाँ पे, तो 2 मस्ट बी एडेड। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे ये हायर लेवल के ऑपरेटर्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पे 4 और 4 को ऐड कर देंगे, हमारे पास 8 आ गया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, और 16 डिवाइड बाई 4, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा, और ये दरमियान में माइनस का साइन है ये वाला, और 8 माइनस 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4, एंड 4 मीन्स ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, Ahmed and Bilal are standing in a queue in front of a bank. Ahmed is standing at 105th position while Bilal is standing at 67th position. How many persons are standing between Ahmed and Bilal? अब यहाँ पे हमने अहमद और बिलाल के दरमियान में फाइंड करने कितने पर्सन हैं। 67th पोजीशन पे जो है वो बिलाल है, और 105th पोजीशन पे हमारे पास अहमद है। यहाँ पे ये बिलाल और ये अहमद, इनके इन बिटवीन फाइंड करने हैं। तो 105 में से 67 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 15 में 7 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में 6 माइनस करेंगे 38। तो 38 हमारे पास यहाँ पे, चूंकि हम बात कर रहे हैं बिटवीन की, अहमद एंड बिलाल। अब इसमें अहमद भी हमने इसको भी काउंट नहीं करना है और बिलाल को भी काउंट नहीं करना है, अहमद और बिलाल दोनों को काउंट नहीं करना है। इन बिटवीन जब भी होगा तो हमने क्या करना है, जो भी माइनस करके दोनों को नंबर्स को रिजल्ट आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और अगर दोनों को इंक्लूड करना हो तो फिर 1 प्लस कर देंगे। अब 38 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सी ऑप्शन 37। अहमद एंड बिलाल के दरमियान में 37 लोग हैं, अहमद से बिलाल तक 38 लोग हैं, तो उसमें से बिलाल को निकाल देंगे तो हमारे पास जो टोटल ये 37 आ जाएगा। तो जब भी दो पर्सन जो है बाउंड्री पे, एंडिंग पॉइंट पे, उन दोनों को कंसीडर ना करना हो तो दोनों के डिफरेंस में से 1 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 113। सिंप्लीफाई करना है हमने इस एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पे हम इस फर्स्ट में से 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे
हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 9 6 और 54 होता है डिवाइड बाई x माइनस 6। अब यहाँ पे ये x माइनस 6 से x माइनस 6 कट जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 9 एंड 9 हमारे पास है जी सी ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114। 114 में if x plus 5 is equals to 11 then find the value of x square over 2 minus 3। तो यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x plus 5 is equals to 11 है तो 5 जाके माइनस हो जाएगा 11 में से तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। अब यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है और इसमें से 3 माइनस करेंगे। 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 बनेगा। सो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी हमारे पास इफ 6x minus 3 equal to 7 then find the value of 36x square। तो यहाँ से हम 6x की वैल्यू निकालते हैं, ये 3 दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा तो 6x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 + 7 10 के इक्वल। तो 6x की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। हमने फाइंड करनी है 36x स्क्वायर की, मीन यहाँ पे दोनों साइड पे हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 10 का स्क्वायर लेंगे 100 और 100 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। सो आंसर इज नन। नेक्स्ट क्वेश्चन में if 9 is equals to 4a minus x then find the value of y is equal to 16a square। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास है जी 9 is equals to 4a minus x, 9 is equals to 4a minus x। हमें चूंकि 16a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो हम यहाँ से 4a की वैल्यू निकाल लेंगे। 4a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये x जाके ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा x + 9। अब 16a स्क्वायर मीन हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये 4y स्क्वायर का होता है ये 16a स्क्वायर, तो यहाँ पे ये y के इक्वल है तो ये हमारे पास x + 9 होल स्क्वायर आ जाएगा और x + 9 होल स्क्वायर हमारे पास ए ऑप्शन में है। If 3x + y equals to 10 and x + 3y equal to 6 then find the value of x minus y। अब हमारे पास एक रिलेशन है जी 3x + y equals to 10 और दूसरा रिलेशन हमारे पास है x + 3y equals to 6। अब यहाँ पे हम इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें सिंपल तो ये 3x में से x माइनस करेंगे 2x बच जाएगा और y में से 3y माइनस करेंगे तो -2y बच जाएगा और 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। लेफ्ट साइड से जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x - y इक्वल्स टू 4 और हमें मालूम है कि हमें x - y की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स ये 2 से जाकर डिवाइड कर देंगे इधर, जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 एंड 2 इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है if x + y is equals to 10 and x + 2y equal to 7 then find the value of x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे इसका मतलब हम इसको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, तो y को एलिमिनेट करने के लिए y के कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने हैं तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। इस फर्स्ट इक्वेशन में 2 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 और उसमें से हम माइनस कर देंगे x + 2y इक्वल्स टू 7। जब हम इनको माइनस करेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा और 2x में से x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा और 20 में से 7 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी और x की वैल्यू 13 बी ऑप्शन में है तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, a farmer built a fence around his square plot. He used 27 poles on each side of the square. How many poles did he needed altogether? टोटल इसको कितने पोल्स रिक्वायर्ड है ये हमने बताना है। ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है
स्क्वायर प्लॉट है और उसके हर साइड पे 27, इधर भी 27 पोल्स है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक ये 27 पोल्स बनते हैं। ये इस साइड पे भी ये 27 पोल्स हैं और यहाँ से हम ये काउंट करेंगे कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये सारे 27 पोल्स हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पे भी 27 पोल्स हैं, लेकिन ये वाला पोल ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये पोल भी ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो ये 2 पोल्स इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी इस साइड पे बचेंगे 25 पोल्स। इसी तरह से ये पोल भी ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये पोल भी काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे भी 25 पोल्स बचेंगे। तो ये 25 प्लस 25 50 पोल्स इन दो साइड्स पे हैं और ये 27 और ये 27 ये अदर 2 साइड्स पे हैं। तो 25 प्लस 25 50 हो जाएगा और ये 27 प्लस 27 54 हो जाएगा और ये 54 प्लस 50 इन टोटल 104 पोल्स बन जाएंगे। 104 पोल्स मीन ए आंसर। या फिर यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर प्लॉट है, हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं और ये यहाँ तक हम इसको काउंट करते हैं। ये आखिरी वाला हम काउंट नहीं करते, तो ये 26 पोल्स बनेंगे। फिर हम यहाँ पे इस साइड पे यहाँ से शुरू करेंगे और ये आखिरी वाले को छोड़ के यहाँ तक सेकंड लास्ट तक ये भी 26 पोल्स बनेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे भी हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक ये भी 26 पोल्स बनेंगे, क्योंकि हम ये लास्ट वाला 27 कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इधर राइट साइड पे ये 27 ये कंसिडर नहीं किया है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे हम यहाँ से शुरू करेंगे और आखिरी हमारा यहाँ पे इसका यहाँ पे हम ये लास्ट वाला ये भी कंसिडर नहीं किया। सो ऑन ईच साइड 26 पोल्स इस तरह से बनेंगे हमारे पास। तो 26 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 26 मल्टीप्लाई 4, अगेन आंसर विल बी 104 मीन्स ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन दैट मेजर्स 5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। अब जब पेंटागन से ऑनवर्ड हमारे पास जो भी पॉलीगॉन होगी, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, ये हेप्टागन, उनके साथ अगर रेगुलर का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा उसकी ऑल 5 साइड्स जो है वो इक्वल हैं। जैसे स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका नाम हमने स्क्वायर कहते हैं, लेकिन पेंटागन, हेक्सागन जो है उनके लिए हम रेगुलर का वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास पेंटागन की अगर 4-5 साइड इक्वल होंगे तो उसे हम रेगुलर पेंटागन कहेंगे। तो उसकी हर साइड की जो मेजर है वो 5 सेंटीमीटर है और टोटल 5 साइड्स हैं, तो 5 इंटू 5 हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा 25 एंड 25 इज डी ऑप्शन। जैसे स्क्वायर हो तो उसकी 4 साइड्स हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही पेंटागन के लिए क्योंकि 5 साइड्स होती हैं और वो रेगुलर पेंटागन है और ईच साइड 5 के इक्वल है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी इस पेज पे, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास हायर लेवल ऑपरेटर है, एक ये हायर लेवल ऑपरेटर है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 7, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और -2। अब यहाँ पे 7 + 6 13 होता है और -2 ये -4 होता है, तो 13 - 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 9 इज सी ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट, अगेन हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसको। हमारे पास यहाँ पर भी ये हायर लेवल ऑपरेटर है, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ भी हम इसको 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, प्लस अब ये सबसे पहले हम इस जो पैरेंथेसिस है इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 4 6 होता है और यहाँ पे ये इसके ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो 13। अब 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा और इस ब्रैकेट से भी पहले हमारे पास यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, ये 40। अब 40 में से 7 माइनस करने हैं तो 33 आ जाएगा। 33 में ये 8 प्लस कर देंगे तो आंसर विल बी 41। तो इसको हम यहाँ पे यूं सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1-2 स्टेप्स में। ये मैंने शॉर्टकट डायरेक्ट वे बताया था आपको। अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये पहले आप 16 को 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा। Ahmed buys 2 books, each costing 86.25
5 rupees. Calculate how much change he should receive from 200 rupees. अब उसने अहमद ने 2 बुक्स परचेज की हैं और उसकी प्राइस है 86.25. 2 बुक्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 5 are 10, 2 2 are 4 1 5, 2 6 are 12 and 2 8 are 16 and 170. 172.5 ये इसके टोटल बिल बनेगा और उसने 200 पे किया है तो उसको जो चेंज मिलेगा इसमें से हम माइनस कर देंगे. 172.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की था, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे चेंज के लिए. ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा. यहाँ पे भी 9 था, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा. सो 27.5 उसको चेंज मिलेगा. 27.5 जो उसका चेंज होगा दैट इज बी आंसर. इफ 36, 34, 30 व्हाट इज द मिसिंग नंबर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 36 में से माइनस करें 2 तो हमारे पास 34 होता है. 34 में से अगर 4 माइनस करें हमारे पास 30 आता है और 30 में से फिर 2 माइनस करें तो हमारे पास ये 28 बनता है और इसमें से फिर 4 माइनस करें तो 24 बनता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2, -4, -2, -4 ऑल्टरनेट हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है. पहले -2 था, फिर -4, फिर -2, फिर -4. तो अब फिर -2 की बारी है. तो अब 24 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 24 में 2 माइनस करने 22 आ जाएगा एंड 22 इज बी ऑप्शन, ए ऑप्शन. ये आंसर आ गया ए ऑप्शन 22. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये अल्फाबेटिक सीक्वेंस है. हमारे पास यहाँ पे बी के बाद ई है, सी और डी दो मिसिंग है. यहाँ पे ई के बाद जे आता है, ई के बाद एफ, जी, एच, आई. ई के बाद एफ, जी, एच और आई, ये 4 लेटर मिसिंग. पहले 2 मिसिंग थे, अब 4 मिसिंग है. जे से क्यू के दरमियान, जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी 6 लेटर मिसिंग है. पहले 2 लेटर मिसिंग थे यहाँ पे, फिर 4 लेटर्स, फिर 6 लेटर. तो क्यू के बाद अब 8 लेटर जो है वो स्किप करने हैं. क्यू के बाद 8 लेटर्स हम काउंट कर लेंगे, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई. तो वाई तक स्किप करने हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा जी. अब जी वाले हमारे पास ये एक ऑप्शन ए क्रॉस हो जाएगी, जी नहीं है इसमें स्टार्टिंग में, सी क्रॉस हो जाएगी. आंसर कैन बी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन. अब हम यहाँ पे सेकंड इसका देख लेते हैं. सी के बाद जी आता है, डी एंड ई 2 लेटर मिसिंग है यहाँ पे. जी के बाद एम आता है, जी के बाद एच, आई, जे, के, एल. यहाँ पे 5 लेटर्स मिसिंग है, एच, आई, जे, के, एल. 5 लेटर्स मिसिंग है यहाँ पे. और उसके बाद एम के बाद है जी यू, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी. और यहाँ पे हमारे पास 7 लेटर मिसिंग है. और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये पहले सी के बाद जी, ये 3 लेटर्स मिसिंग है, सी से जी तक. जी से एम तक 5 लेटर मिसिंग है, एम से यू तक 7 लेटर मिसिंग है. और नेक्स्ट हमारे पास 9 स्किप करने हैं हमने यू से आगे. तो 9 स्किप करने थे. यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, डी और हमारे पास आएगा ई. ई हमारे पास आना चाहिए जी के साथ, तो जी ई मतलब बी ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है जी 31, 29. तो अब यहाँ से 31 से 29 ये माइनस करें 31 में से तो ये 2 आता है आंसर डिफरेंस. 29 में से 24 माइनस करें तो ये 5 डिफरेंस आता है. 24 में से 22 माइनस करें तो 2 का डिफरेंस है. और 22 में 17 माइनस करें तो ये 5 का डिफरेंस है. तो ये 2, 5, 2, 5. तो इसका नेक्स्ट हमने 2 माइनस करने हैं, तो 17 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15. तो यहाँ पे ये ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास 15. A train traveled from 1200 km from Lahore to Karachi in 22 hours, and during the travel from Karachi to Lahore, the train got late due to engine failure and reached Lahore in 28 hours. What is the average speed of the train?
अब ट्रेन ने लाहौर से कराची जाते हुए 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका टाइम था 22 आवर्स एंड ऑन रिटर्न कराची टू लाहौर अगेन 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बट नाउ द टाइम वाज 28 आवर्स। तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है और जो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग है वो है 50 किलोमीटर। हमें फाइंड करनी है स्पीड, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे स्पीड पे टाइम पे डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 से 240 काटेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी फ्रॉम लाहौर टू कराची एंड देन बैक टू लाहौर। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी पेंसिल्स कॉस्टिंग 30 पेंस ईच कैन बी बॉट फॉर 42 पाउंड्स। 42 पाउंड्स में हम कितनी पेंसिल्स परचेज कर सकते हैं, जबकि एक पेंसिल की प्राइस जो 30 पेंस है। तो यहाँ पे हम पाउंड्स को पेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल जो हमारे पास करेंसी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी, वो बन जाएगी 42 इंटू 100। ये पेंस में चेंज हो गई। अब एक पेंसिल की प्राइस जो 30 पेंस है, तो ये इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 140। तो 140 पेंसिल्स परचेज की जा सकती हैं 42 पाउंड्स में, अगर एक पेंसिल की प्राइस 30 पेंस हो तो आंसर इज ए ऑप्शन। 93 क्वेश्चन में हमारे पास 10 years ago फादर वाज 7 times as old as his son। 10 years को फादर की एज जो थी वो सन की एज का 7 times था। 2 years hence the twice of his age will be equal to 5 times the age of his son। What is the present age of the son? सन की प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे इसको रिलेशन बना सकते हैं। 10 years ago फादर की एज 10 years ago f minus 10 होगी, सन की एज 10 years ago s minus 10 होगी। द एज ऑफ फादर was, ये एज ऑफ फादर है, इट was 7 times द एज ऑफ सन, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। इसी तरह सेकंड रिलेशन हमारे पास है 2 years hence, यानी कि 2 साल बाद, तो ये प्रेजेंट एज है फादर की f, तो 2 साल बाद हो जाएगी f+2। इसी तरह सन की प्रेजेंट एज s है, तो 2 years बाद s+2 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे रिलेशन की बने ट्वाइस ऑफ हिज एज, यानी कि फादर की एज का ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विल बी इक्वल्स टू, ये इक्वल का साइन आ गया, 5 times द एज ऑफ सन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों रिलेशंस को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंडली हम इसको बैक सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास चूंकि सन की एज फाइंड करनी है, तो सन की एज हमारे पास, ये सन की एज 14 years, तो 10 साल पहले सन की एज हो जाएगी 4 years, 14 में से 10 माइनस कर दिए 4 आ जाएगा। तो फादर की एज हमारे पास आ जाएगी, उस वक्त क्या थी, 7 times थी द एज ऑफ सन, तो 4 का 7 टाइम हमारे पास आ जाएगा 28। 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एज ऑफ फादर आ गई। अब 2 years hence, इससे 2 साल बाद, तो अभी 14 years एज है उसकी सन की, तो 2 साल बाद हो जाएगी 16। फादर की एज इस वक्त 28 है, ये 10 years बैक थी, 10 साल पहले, इसका मतलब इस वक्त जो एज होगी वो 28 में 10 ऐड कर देंगे, वो आ जाएगी 38 years उसकी प्रेजेंट एज, जबकि 2 years hence यानी 2 साल बाद 38 में 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 40। अब हमारे पास यहाँ पे अगर फादर की एज को 2 से मल्टीप्लाई करें और सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये आंसर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 को इंटू 40 80 होता है, 16 इंटू 5 ये भी 80 होता है, सो द एज ऑफ सन इज 14 years। और अगर हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर इक्वल ना आता, ये दोनों साइड इक्वल ना आती, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने किसको वैल्यू को इंक्रीज करना है, कौन सा आंसर छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर हमारे पास यहाँ पे सन की एज का जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 14 से 13 की तरफ मूव कर जाएंगे, और अगर हमारे पास इधर फादर का, तो हम यहाँ पे 16 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये इसमें क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। या हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से भी सन की एज हमारे पास 14 years आ जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man has certain number of small boxes to pack into parcels. If he packs 3, 4, 5 or 6 boxes in a parcel, he is left with 1 box. But if he packs 7 boxes in a parcel, no box left over.
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ही मे हैव टू पैक। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने बताने, और जब वो 7 बॉक्सेस पैक करता है तो कोई भी बॉक्स बाकी नहीं बचता है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 पे डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास 106 7 पे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 पे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 इंटू 7 105 होता है, जबकि 106 आंसर, इसका मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 30 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 4 ज़ार 28, 3 बचेगा तो यहाँ पे हमारे 2 बचेगा तो 7 3 ज़ार 21, तो हमारे पास यहाँ पे 43 पार्सल उसमें पैक हो सकते हैं, पूरा डिवाइड हो जाता है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बाकी और तो नहीं कोई डिवाइड होता, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर हमने बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो ये 43 बॉक्स हमारे पास 301 बॉक्सेस बनते हैं जो इसमें पैक हो सकते हैं, और हर बॉक्स के अंदर 43 आएंगे बॉक्सेस। तो 309 ये भी 7 पे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 301 जो 7 पे डिवाइड होता है तो इसमें 7 ऐड करें 301 में तो 308 जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 7 पे डिवाइड होगा, बट ये 309 है सो ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 400 को 7 पे अगर हम डिवाइड करके चेक करें तो ये 7 5 ज़ार 35, बाकी 5 बचता है 50, तो 7 7 ज़ार 49, तो ये हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाता है। तो यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर है, इधर भी 1 रिमाइंडर है, लेकिन ये बी ऑप्शन में पूरा डिवाइड हो जाता है। सो आंसर इज बी ऑप्शन 301। A construction company sold 10 apartments at 13,850 each and 15 apartments 10,000 each. How much did the company earn on average? उसकी एवरेज हमने फाइंड करनी है, एवरेज अर्निंग उसकी कितनी है। तो हम यहाँ पे हमारे पास 10 अपार्टमेंट्स हैं जो कि 10 इंटू 13,850 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 138500। 15 अपार्टमेंट उसने सेल किए 10,000 ईच, तो इनका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 150,000। दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 288,500। 15 अपार्टमेंट्स 10,000 के सेल किए ईच के हिसाब से सेल किए, 10 अपार्टमेंट्स 13,850 के हिसाब से सेल किए, तो टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बन जाएंगे 10 + 15 25 बनेंगे। एवरेज फाइंड करनी तो अब हम इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 1 ज़ार 25, हमारे पास बाकी यहाँ पे 3 बचेगा, ऊपर से हम यहाँ पे 8 उतारेंगे, 25 1 ज़ार 25, तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं ये आंसर भी क्रॉस हो जाएगा, ये आंसर भी क्रॉस हो जाएगा। चूँकि हमारे पास नन है तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, अभी तक ये बी आंसर जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, ऊपर से 5 उतारेंगे हम यहाँ पे, तो 25 5 ज़ार 125 होता है, 10 बाकी बचेगा, ये आगे नेक्स्ट ये 5 भी मैच कर गया, ऊपर से ये 0 उतारेंगे, 25 4 ज़ार 100, और ये 0 भी बच गया था तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। सो आंसर इज बी ऑप्शन, नन नहीं आंसर में मैच हो गए, सो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अ कार currently travels 15 miles on a gallon of gas, but after tune up the car will use only 3/4 as much gas as does now. How many miles will car travel on a gallon of gas after the tune up? पहले कार जो है वो 1 गैलन में 15 माइल्स करती है, फिर इसी 15 माइल्स के लिए आफ्टर ट्यून अप जो है वो ओनली 3/4 ऑफ द गैलन जो है वो कंज्यूम करती है। इसका मतलब 3/4 ऑफ गैलन में वो 15 माइल्स ट्रेवल करेगी, 3/4 ऑफ गैलन विल बी यूज टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 15 माइल्स, और 1 गैलन में वो कितना करेगी, 1 गैलन के लिए हमने निकालना तो ये 15 को डिवाइड कर देंगे 3/4 से, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 15 × 4/3, ये 3 से 3 कट 15 कट जाएगा, 5 × 4 20। सो देन आफ्टर ट्यून अप वो 1 गैलन में 20 माइल्स करेगी, जबकि अब जो है वो 1 गैलन में वो 15 माइल्स करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 oranges are bought at the rate of 320 and sold it at a rate of 48 per dozen. The percentage of profit or loss या प्रॉफिट का परसेंटेज हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे 100 ऑरेंज जो है परचेज किए हैं
उनकी प्राइस है 320। अब 320 रुपीज़ में 100 और ऑरेंज परचेज किए हैं और 48 पर डज़न में उसको सेल कर दिए, तो उनकी जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है वो हमें गिवन है 320 और उसकी सेल प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। वो 48 पर डज़न उनको सेल किया गया है, तो हमारे पास 100 टोटल ऑरेंज थे, उसको 12 पे डिवाइड कर दें, ये नंबर ऑफ डजन्स आ जाएंगे, कितने डजन उसके पास अवेलेबल है और कितने की एक सेल हुई है, तो उसको 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका टोटल सेल प्राइस आ जाएगी। तो 12 4 48, 4 इंटू 100, 400 के उसने सेल किए हैं तमाम 100 ऑरेंज। 100 ऑरेंज उसने 320 के बाय किए थे और 400 के सेल कर दिए, तो इस तरह से उसका प्रॉफिट जो है वो 400 माइनस 320 यानी कि 80 उसका जो है प्रॉफिट आ गया। हमें उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये 80 को हम जितने के उसने बाय किए थे यानी कि 320 के, इससे डिवाइड कर देंगे इंटू 100%, तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 इससे कट जाएगा, 8 4 32 और 4 25 100, तो इसका मतलब उसने 25% प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब उसने 400 का बाय किया था और उसको 15% लॉस पे सेल किया है, तो हम यहाँ पे लॉस उसका फाइंड कर लेते हैं। 1400 मल्टीप्लाई 15%, 15% मीन 15/100, ये उसका लॉस आ जाएगा। ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 210। तो उसने 210 उसको लॉस हुआ है। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस में से उसका लॉस माइनस कर देंगे, तो 1400 में से 210 जो है वो माइनस कर देने, तो 1400 माइनस 210, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1190 and 1190 is C option. Next question is, if 6 men can complete a work in 15 hours, then how many hours will it take 10 men working on the same speed? ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हमारे पास 6 men है और 15 आवर्स का टाइम है, 6 men 15 आवर्स टाइम। इसी तरह से इफ 10 men हो तो टाइम कितना होगा वो हमने फाइंड करना है, हाउ मेनी आवर्स। अब यहाँ पे टाइम और मैन, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना कम टाइम लगेगा और जितने कम आदमी होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में स्टेट मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, 10 से डिवाइड कर दिया, 5 पे कट जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 9, सो 9 आवर्स का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा फॉर 10 मैन टू कंप्लीट द वर्क, जो कि पहले 6 मैन जो है वो 1500 में कंप्लीट करते थे। A can do a work in 15 hours, B can do the same in 20 days. If they work together for 4 days, then what fraction of work that is left? अब चार दिन उन्होंने दोनों ने काम किया, कितना काम बाकी रह गया वो हमने फाइंड करना है। अब ए जो 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 1/15 आ जाएगा। बी 20 डेज में से फिनिश कर सकता है, 1 डे में जो वो फिनिश करेगा वो 1/20 हो जाएगा। एंड दे वर्क टुगेदर, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनको ऐड कर देंगे, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को जब 15 पे डिवाइड करते हैं आंसर 4 आता है, और इसी तरह 20 से जब 60 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है। तो ये 3 + 4 7/60, ये वो पार्ट ऑफ जॉब है जो दोनों मिलके एक दिन में ख़त्म करेंगे, बट दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, सो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 7/15। 15 में से 7 पार्ट्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं 4 डेज में, तो 15 में से कितने पार्ट्स बाकी रह गए हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 में से जो कंप्लीटेड वर्क वो माइनस कर देंगे, 8 पार्ट्स जो रिमेनिंग है हमने यहाँ पे फाइंड करनी है फ्रैक्शन, तो 8 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 15, तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A is thrice as good workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B। अब यहाँ पे A जो है वो एफिशिएंट है
और वो 3 गुना एफिशिएंट है बी से। इसका मतलब जो बी का टाइम होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा बी, और ए उससे कम टाइम कंज्यूम करेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। अब हमें यहाँ पे ये गिवन है कि जो ए है वो बी से 60 डेज लेस लेता है, 60 डेज कम टाइम में वो फिनिश कर लेता है। इसका मतलब बी का जो टाइम होगा कंप्लीशन टाइम और ए का जो कंप्लीशन टाइम है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये 60 डेज होगा। अब बी चूंकि वो सुस्त है, वो ज़्यादा टाइम लेगा, हम इसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो x डेज में फिनिश करता है तो b उसका 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगा। तो a x डेज में फिनिश करता है तो b उसका 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि 3x डेज में वो फिनिश करेगा, इक्वल टू 60। तो यहाँ पे 3x माइनस x 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30। इट मीन्स a जो है वो 30 डेज में फिनिश करता है और b जो है उसका 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो 3 इंटू 30 वो 90 डेज में फिनिश करेगा। तो व्हाट इज वर्किंग टूगेदर दे कैन डू इट इन हाउ मच डेज। अब हमारे पास ए जो है वो 30 डेज में फिनिश करता है, बी जो है वो यहाँ पे 90 डेज में फिनिश करता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे अब ए 30 डेज बी 90 डेज और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ए का हमारे पास आ जाएगा 1/30, बी का हमारे पास आ जाएगा 1/90, एक दिन का वर्क, और दोनों मिल के कर रहे हैं लिहाजा प्लस कर देंगे। 90 और 30 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 90 को 30 पे डिवाइड करें आंसर 3 आता है, 90 को 90 पे करें आंसर 1 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/90। 4/90 हमारे पास इतना वर्क वो कंप्लीट करेंगे एक दिन में। टाइम कितना होगा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 90/4 ये उनका टाइम आएगा दोनों मिलके अगर काम करेंगे। तो 90/4 ये कट जाता है, 45/2 होता है, और 45/2 मीन्स 22.5 डेज, मीन्स सी ऑप्शन। इसी तरह से how much time will it take to for an amount of 450 to yield 81 as the interest at 4%, 4.5% per annum simple interest। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I is equals to PRT। हमें यहाँ पे उसने कहा जी हाउ मच टाइम T फाइंड करना है और I हमें गिवन है 81 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 450 और इंटरेस्ट रेट हमारे पास 4.5% यानी कि 4.5 इंटू 100 और टाइम हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसके ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और इसी तरह से ये 4.5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 45 और 81 कट जाते हैं 9 के टेबल में, 9 9s are 81 एंड 9 5s are 45। इस तरह 9 1s are 9 और 9 5s are 45 और ये 5 और ये 5 दोनों कट जाते हैं 4। सो टाइम इज 4 years। तो 4 years के टाइम में 450 पर 4.5% के हिसाब से 81 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of money at simple interest amount 815 in 3 years and 854 in 4 years. The sum is। अब हमें यहाँ पे ये 3 years में उसकी अमाउंट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट ये बनती है, 4 years में ये बनती है और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 854 ये 4 years में है और 815 ये 3 years में है, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 माइनस किया 3, तो 39 उसका इंटरेस्ट बनेगा पर ईयर। और इंटरेस्ट जो है ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। हमने यहाँ पे फाइंड करनी है कि उसका कितनी उसकी अमाउंट बनेगी। तो ये 3 साल का 1 साल का इंटरेस्ट है, तो हमारे पास ये 3 years की फिगर है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 साल का टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 117। तो 815 में से जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं, उसमें से हम ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 815 माइनस 117, तो हमारे पास 698 ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी और 698 इज ए ऑप्शन। In question 119, if n is 10, m is 7, then value of 1 over m minus 1 over mn। यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, m की जगह पे 7 है तो ये आ जाएगा 1/7
माइनस यहाँ पे mn को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। एलसीएम आएगा 70, तो 7 से डिवाइड करते हैं 10 आ जाएगा, 70 को 70 से करते हैं 1 आ जाएगा, तो 9/70 इज द आंसर। 9/70 मीन ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास लुक एट द सीरीज। ये हमारे पास अल्फाबेटिक सीक्वेंस है और हमने इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे एस फर्स्ट टर्म है, एस के बाद टी आता है, एस टी नेक्स्ट लेटर है, कोई लेटर दरमियान में स्किप नहीं है, मिसिंग नहीं है। टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आएगा और वी के बाद डब्ल्यू आता है। तो नेक्स्ट लेटर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वी से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शंस हैं, एक डी और एक बी, ऐसा ए और सी क्रॉस हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास अगर हम बी और डी ऑप्शन को देखते हैं तो सेकंड लेटर हमारे पास बी में एच है और डी में आई है, यानी कि दोनों में डिफरेंट है। तो हमारे पास एक ही लेटर, चाहे थर्ड सेकंड लेटर को हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर लें या थर्ड को कर लें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तीनों लेटर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड लेटर हमारे पास सी के बाद ई, डी मिसिंग है दरमियान में, ई के बाद एफ मिसिंग है, जी आ जाता है, जी के बाद एच को स्किप करें तो आई आना चाहिए। तो आई हमारे पास जो है वो ये डी ऑप्शन में है, जबकि बी ऑप्शन में एच था। सो आंसर इज डी ऑप्शन, बी आई जे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीक्वेंस का है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है। हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं यू वी, तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास आएगा डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद एक्स। तो डब्ल्यू वाली फिगर्स हमारे पास अगेन दो फिगर्स हैं, ये सी और डी आंसर्स नहीं हो सकता, इधर W28 और W26। ये जो न्यूमेरिक सीक्वेंस है वो रिवर्स ऑर्डर में है। हमारे पास यहाँ पे 29 में 3 ऐड करें 32 होता है और 23 में 6 ऐड करें तो 29 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पे 6 का है। तो हम यहाँ पे ये एक स्टेप हमने यहाँ पे स्किप किया है, तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, ये भी डिफरेंस 3 का आ जाएगा। तो इसका मतलब 20, ये डिफरेंस देखें यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, 20 + 3 23 हो जाएगा। 23 में 3 ऐड करेंगे तो ये 26 आ जाएगा और 26 में 3 ऐड करेंगे तो ये 29 आ गया। सो W26 इज द आंसर, इट मीन्स बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन अल्फाबेटिक सीरीज। हमारे पास यहाँ पे 3 लेटर्स की सीरीज है, ई के बाद एफ, यहाँ पे इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ई ओ एफ, जी जे एच, जे एफ जे, दरमियान में स्किप करना है एस ए एन। ई के बाद एफ यहाँ पे मिसिंग है, जी आ जाता है, एफ के बाद जी के बाद एच मिसिंग है, आई मिसिंग है, 2 लेटर्स मिसिंग है, जी के बाद एच आई, तो उसके बाद इसी तरह से आई के बाद यहाँ पे ये एक लेटर था, फिर 2 लेटर, तो अब 3 लेटर्स होने चाहिए। जे के बाद के एल एम, ये 3 लेटर स्किप करें तो एन आएगा। एन के बाद अब यहाँ पे 4 लेटर स्किप होने चाहिए, तो एन के बाद ओ पी क्यू आर, तो ये एस आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया, इसके मुताबिक यहाँ पे एन आना चाहिए। तो एन वाले हमारे पास ये डी ऑप्शन में एन नहीं आता है, बाकी तीनों में एन है। और हमारे पास ये सेकंड लेटर यहाँ पे बी और सी में सेम है, सी और ए में है वाई। तो अब हम यहाँ पे सेकंड लेटर को ट्राई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड लेटर है ओ के बाद जे और जे बाद एफ, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में है। तो जे और ओ के दरमियान में हमारे पास जो लेटर्स हैं, या हम यहाँ पे लास्ट वाले को ट्राई कर सकते हैं, वो भी हमारे पास, उससे भी आंसर मिल सकता है हमें। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया, एच के बाद आई मिसिंग है, जे आ गया, जे के बाद के को स्किप करें तो एल आ जाएगा और एल के बाद एम को स्किप करेंगे तो एन आ जाएगा। इसका लास्ट लेटर जो है इसमें एल आना चाहिए और फर्स्ट लेटर एन होना चाहिए। तो लास्ट लेटर एल और फर्स्ट लेटर एन, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन ये बी क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे थर्ड हमें ये भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में एन और एल लास्ट लेटर बनते हैं, फर्स्ट और लास्ट। अब हम देखते मिडिल में हमारे पास है जी ए के बाद यहाँ पे लेटर, फिर एफ के बाद जे के बाद ओ। तो एफ के बाद हमारे पास जे आता है, एफ के बाद जी एच आई, ये 3 लेटर हमारे पास स्किप करें तो जे आता है। जे के बाद के एल एम एन, ये 4 लेटर स्किप करें तो ओ आता है। यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इससे पीछे 2 लेटर्स होने चाहिए।
तो डी एंड ई को अगर हम स्किप करें तो हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब है सी आना चाहिए, और सी और ए के दरमियान में एक लेटर स्किप है बी, तो इसका मतलब मिडिल लेटर सी होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑलरेडी हम ये क्रॉस हो जाएगा ए ऑप्शन भी, क्योंकि दरमियान में सी नहीं है, तो यहाँ पे सी आना चाहिए। इसका मतलब आंसर हो गया हमारे पास सी ऑप्शन, उसमें सी लेटर आता है। फर्स्ट लेटर हमारे पास एन है, सेकंड लेटर अब सी हो गया, और थर्ड लेटर एल, तो एन सी एल यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनवर बॉट 2 kg ऑफ मैंगोस फॉर 180 रुपीज, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 400 ग्राम मैंगोस। अब यहाँ पे 2 kg की प्राइस है 180, तो ये 2 kg कॉस्ट है 180 रुपीज़। 1 kg के लिए निकाल लेंगे तो 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे 1 kg मीन 1000 ग्राम्स है, हमने यहाँ पे 400 ग्राम्स का निकालना है, तो ये हमारे पास 400 ग्राम्स के लिए इसका ये 90 रुपीज़ पर kg है। तो इसका मतलब ये हो गया 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 90, और 1 ग्राम के लिए हमारे पास आ जाएगा 90 ओवर 1000, और हमने निकालना है 400 ग्राम्स के लिए, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरोस कट जाएंगे, ये जीरो इससे कट जाएगी, 4 इंटू 9 36, तो 36 एक ये ऑप्शन 36 है, एक ये ऑप्शन 36 है। डी ऑप्शन 3600, ए ऑप्शन 3600 क्रॉस हो जाएगा। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ मैंगोस कैन बी बॉट, अब इसमें कितने किलोग्राम जो मैंगोस बॉट खरीदे जा सकते हैं फॉर 495 रुपीज़, 495 में। अब 90 रुपीज़ का केजी है, 495 में कितने की हम परचेज कर सकते हैं, तो 495 को हम डिवाइड कर देते हैं 90 पर केजी से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 500, 5 9 45, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस के 4 आ गया, डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं क्योंकि आगे डिजिट्स खत्म हो गए थे, और फिर दोबारा से 5 पे, तो ये 5.5, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आंसर इसमें नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 45 बच गया था, तो ये इसको डिवाइड ना भी करें तो चूंकि ये टर्मिनेट हो रहा था लिहाजा ये आंसर नहीं हो सकता है, सो आंसर इज बी ऑप्शन 5.5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ पर्सन, रेहान सेड टू नीलम, रेहान ने नीलम से कहा है, एक पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, ये पर्सन है जिसको पॉइंट आउट किया उसने, इसके बारे में बताना है। नीलम से कहा है उसने, तो यहाँ पे हमारे पास नीलम, और उसके बाद हमारे पास क्या कहा है उसने, हिज मदर, ये जो पर्सन है इस पर्सन की मदर, इस पर्सन की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। नीलम से कहा जा रहा है कि इसकी जो मदर है वो नीलम के फादर की ओनली डॉटर है, तो नीलम के फादर की ओनली डॉटर मीन यहाँ पे ये जो खातून है ये नीलम है। हिज पर्सन्स, जो पर्सन हमारे पास है उस पर्सन की मदर जो है वो नीलम के फादर की ओनली डॉटर है, तो उस पर्सन की मदर नीलम के फादर की ओनली डॉटर मीन नीलम, इट मीन नीलम इज मदर ऑफ दैट पर्सन, सो आंसर इज बी ऑप्शन। Moise was trying to sleep at night, but there was too much noise around him. His clothes was ticked every 5 seconds, a tap was dipping every 7 seconds, and a pet dog snored every 12 seconds. He noticed on his clock that all three things happened together on the stroke of midnight. Find after how many seconds are there three things happen together. कितने सेकंड्स बाद ये तीनों चीज़ें दोबारा होंगी, तो ये सिंपल एलसीएम ले लेना हमने इन तीनों का। हमारे पास एक है टाइम 5 सेकंड्स, दूसरा टाइम हमारे पास है 7 सेकंड्स, एंड थर्ड इज 12 सेकंड्स। अब ये कोई भी एक टेबल में नहीं आते हैं तीनों, तो लिहाजा इन तीनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम मीन्स तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक टेबल में कोई भी दो नंबर्स ना आ रहे हों तो ये हमारे पास आ जाएगा 420 सेकंड्स, 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 12 420, तो 420 सेकंड के एवरी 420 सेकंड के बाद ये तीनों चीज़ें ऑल टुगेदर हैपन करेंगी, ऑल टुगेदर होंगी, तो लिहाजा ये इसका ए आंसर आ गया। तो ये थे हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
A trader makes 26 kg of rice 20 per kg with 30 kg of rice of other variety at 36 per kg and sells the mixture for 30 rupees per kg. His profit percentage is. अब उसमें हमें यहाँ पे 26 kg उसने एक मिक्स किए हैं जिनकी प्राइस 20 पर kg है। हमारे पास ये 26 kg प्राइस 20, सेकंड हमारे पास 30 kg और प्राइस उनकी है 36। अब हमारे पास ये टोटल जो मिक्सचर बनता है वो 20 kg एंड 30 kg। उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए टोटल उसका जो वेट है वो है 26 प्लस 30 56 kg है, जबकि उसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 kg एट द रेट ऑफ 20 पर kg, तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस बनेगी वो 520 बन जाएगी। इसी तरह से 30 kg एट द रेट ऑफ 36 पर kg, इसकी टोटल प्राइस निकालनी है तो ये हमारे पास बन जाएगी 1080। टोटल उसकी कॉस्ट आ जाएगी 0061 तो 1600 टोटल उसकी कॉस्ट है 56 kg के लिए, जबकि उसने सेल किया है 30 पर kg। तो 30 पर kg के हिसाब से उसकी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 30 इंटू 56 kg। तो यहाँ पे इसको 30 को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा 1680 रुपीज़, जबकि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है जी 1600। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसको माइनस करेंगे तो ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा, चूँकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो 80 उसका प्रॉफिट आ गया। अब हमने उसके फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 80 उसका प्रॉफिट था, जबकि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1600 है। मल्टीप्लाई 100% परसेंटेज के लिए ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 16 5 80 होता है। सो इसका मतलब ये इसका आंसर आ गया 5%। सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है जी, इन अ रेस्टोरेंट प्राइसेस वर रिड्यूस्ड बाय 30% आफ्टर द रिडक्शन मील ऑफ अ ब्रेज्ड होल शार्क फिश with crab meat cost 28. Calculate the cost of the meal before the reduction. रिडक्शन होने के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो 28 है। अब चूंकि उसमें 30% का रिडक्शन है, इसका मतलब ये जो प्राइस उसने पे की है ये 30% को अगर 100 में से माइनस कर दें सो 70% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 28 के इक्वल। और हमें उसकी फाइंड करनी है प्राइस बिफोर रिडक्शन, ये पी फाइंड कर लेंगे 28 ओवर 70%। ये 70 का परसेंटेज हम हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, तो 28 इंटू 100 ओवर 70, ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 4 28, तो आंसर आ जाएगा 40 उसकी प्राइस थी बिफोर रिडक्शन ऑफ 30%। क्योंकि 30% का डिस्काउंट था, इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस उसकी 100% थी, 100% से जो डिस्काउंट था 30% वो लेस कर दें, इसका मतलब उसने 70% पे किया। तो 70% जो उसने पे किया वो 28 था, तो हमने रख दिया 70% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 28, तो यहाँ से पी हमने कैलकुलेट कर लिया। द लेंथ ऑफ अ ब्रिज विच अ ट्रेन 230 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। यहाँ पे हमें ये टाइम गिवन है 30 सेकेंड का। ये हमारे पास एक ब्रिज है, ये ब्रिज कह लें, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेन है और ट्रेन की लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है 230 मीटर, जबकि जो ब्रिज है उसकी लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये ट्रेन इसको क्रॉस करती है, तो इसने जो डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर किया इसको क्रॉस करने के लिए वो उसने डिस्टेंस कवर किया है 230 मीटर प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, और उसके लिए जो टाइम उसने लिया है वो है 30 सेकेंड। अब यहाँ पे ये 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब स्पीड को हम यहाँ पे, चूंकि हमारे पास टाइम सेकंड्स में है और ये जो उसकी डिस्टेंस है ये मीटर्स में है, तो लिहाजा हमारे पास जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। और हमें ये मालूम है कि 1 किलोमीटर पर आवर ये इक्वल होता है, अब किलोमीटर को हम यहाँ पे 1000 में चेंज करते हैं, ओवर आवर्स को 3600 में। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 5/18
मीटर पर सेकेंड। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर स्पीड जो है पर आवर ये 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है, जबकि यहाँ पे ये 72 किलोमीटर है। तो 18 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 बन जाता है, तो इस साइड पे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट मीन उसकी जो स्पीड आ जाएगी वो 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि इक्विवेलेंट होगी 72 किलोमीटर पर आवर के। अब ये हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 230 प्लस एल डिवाइडेड बाय टाइम टी, ये होती है स्पीड। तो यहाँ से हम इसमें टाइम हमें गिवन है 30 सेकेंड है, यहाँ पे इसकी जगह पे टाइम की जगह 30 सेकेंड पुट कर देंगे। अब ये 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600, और उसमें से हम ये 230 माइनस कर देंगे, ये लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगी 600 माइनस 230, तो ये इसकी लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगी 370। तो 370 मीटर उस ब्रिज की लेंथ है, विच इज सी ऑप्शन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टेक्स 3 लीटर्स ऑफ पेंट टू कवर एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर मीटर। 24 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करने के लिए 3 लीटर पेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। What percentage increase in quality of the paint should be required to cover an area of 50.4 स्क्वायर मीटर। अब हमें उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, कितने परसेंट क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी पेंट की 50.4 स्क्वायर मीटर कवर करने के लिए। अब 24 स्क्वायर मीटर जो है वो कवर करने के लिए हमें 3 लीटर्स पेंट रिक्वायर्ड होता है। 1 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए ये आ जाएगा 3/24 लीटर पेंट, और 50.4 स्क्वायर मीटर के लिए 50.4 स्क्वायर मीटर के लिए तो ये हम 50.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 8s are 24 होता है, ये 8 से कट जाएगा, 8 6 are 48, डेसिमल आ जाएगा, 2 बचेगा, 8 3s are 24। इट मीन्स 6.3 लीटर जो है वो पेंट रिक्वायर्ड है टू कवर एट दिस एरिया ऑफ 50.4 स्क्वायर मीटर। अब कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? 3 लीटर ऑलरेडी है, 6.3 लीटर उसमें रिक्वायर्ड था, इसके अलावा 3.3 लीटर जो है वो मजीद रिक्वायर्ड है। 6.3 में से जो कि टोटल रिक्वायर्ड है पेंट, उसमें से जो अवेलेबल है 3 लीटर वो इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 3.3 लीटर जो है वो पेंट रिक्वायर्ड है। अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज, तो 3.3 लीटर इतना रिक्वायर्ड है, ये इंक्रीज किया है ओवर 3 जो कि अवेलेबल था डिवाइड बाय इनटू 100%, तो ये पेंट में इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे ये कट जाता है, ये 1.1 को 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110% आ जाएगा। तो 110% उसको पेंट इंक्रीज करना पड़ेगा टू कवर द एरिया रिक्वायर्ड एरिया 50.4 स्क्वायर मीटर। तो आंसर इज डी ऑप्शन 110%। A train 150 meter long is running with a speed of 90 km per hour. In what time will it pass an electric pole? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसको ये ट्रेन जो है वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी, जबकि उसकी लेंथ जो है वो 150 मीटर है और उसकी जो स्पीड है, ये लेंथ उसकी, और जो उसकी स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, और 90 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको हम यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 × 5/18, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 150 मीटर उसका वो लेंथ ऑफ ट्रेन है, हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, इन व्हाट टाइम, तो टाइम होता है लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर डिवाइड बाय स्पीड 25 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड का टाइम रिक्वायर्ड है उसको पास ऑन करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, सो आंसर इज बी ऑप्शन। A man completes a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at 1 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour. Find the total journey in kilometer. टोटल जर्नी हमने फाइंड करना कितने किलोमीटर उसने तय किया है।
जबकि उसके लिए टोटल टाइम जो उसने लिया है वो 10 आवर्स का टाइम लिया है। अब ये उसका टोटल जर्नी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हाफ जो है उसने, ये टोटल 10 किलोमीटर था, सॉरी टोटल जो टाइम इसके लिए उसने वो 10 आवर्स लिया है। और ये टोटल जो डिस्टेंस इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं x/2 ये हाफ और ये x/2 ये हाफ। और यहाँ पे फर्स्ट उसने हाफ जो किया है वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और नेक्स्ट जो उसने सेकंड हाफ है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। डिस्टेंस फाइंड करना है हमें यहाँ पे, तो हमारे पास डिस्टेंस होता है s=vt। तो s हमारे पास यहाँ पे x/2 है और मल्टीप्लाई उसकी ये डिस्टेंस s ओवर स्पीड हमारे पास 21 किलोमीटर, तो डिवाइड बाय 21 किलोमीटर। और सेकंड हमारे पास जर्नी है x/2 डिवाइडेड बाय 24 किलोमीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रैवलिंग टाइम आ गया, ये सेकंड ट्रैवलिंग टाइम आ गया, और दोनों को ऐड करें तो ये 10 आवर्स बनता है, तो इक्वल टू 10 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसको एलसीएम लेंगे तो ये x/21 मल्टीप्लाई 2 ये 42 हो जाएगा, प्लस x ओवर ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम हम यहाँ पे लेने के लिए हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x/42 को लिखा जा सकता है 7 × 6 प्लस x/48 को लिखा जा सकता है 8 × 6 इक्वल्स टू 10। तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर ये 7, 8 और ये जो कॉमन है 6, तो ये तीनों मिलकर इसका एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम बनेगा इसका 7 × 6 × 8, तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7 × 6 × 8। तो जब यहाँ पे 7 6 से करेंगे तो ये इसका आंसर 8 आ जाएगा, 8x। और जब 8 6 से डिवाइड करें तो 8 6 कट जाएगा तो प्लस 7x आ जाएगा, इक्वल्स टू 10। तो हम यहाँ से 8 + 7 15x बनता है, और इक्वल्स टू 10 × 7 × 6 × 8, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे ये तीनों जो डिनोमिनेटर में है, और इसको 15 से जाके ये डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये कट जाएगा 5 3 * 15, 5 2 * 10 एंड 3 2 * 6। अब ये 2 × 2 4, 4 × 8 × 7, तो ये इसका टोटल ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगा, जर्नी आ जाएगा। 4 × 8 32 होता है, 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 224 डिस्टेंस आ जाएगा, बी ऑप्शन। इन अ पब्लिक opinion poll, 625 out of 1100 indicated that they would vote for a specific candidate. How many votes can be candidate expected to receive from a population of 44,000? अब 44,000 की पॉपुलेशन है, उसमें से 624 आउट ऑफ 1100 उसको एक्सपेक्ट कर रहा है वोट, 624 आउट ऑफ 1100। तो ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, 11 4 * 44 होता है, तो ये 40 आ जाएगा। तो 40 को 624 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ये एक तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया हमारे पास, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होता है, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए, तो 60 हमारे पास सिर्फ ये सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 4 years ago एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18। तो अब यहाँ पे 4 years ago की बात हो रही है, तो ए की एज 4 years ago होगी a-4, बी की एज 4 years ago होगी b-4, और दोनों की एवरेज फाइंड करनी है तो प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये दोनों की एज की एवरेज आ जाएगी 4 years ago, और ये इक्वल आ जाएगी 18 के। अब ये 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a + b, और ये -4 एंड -4 ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे +-8, और ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। अब 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें 36 होता है, और 36 में ये 8 ऐड कर दें तो a + b का आंसर आ जाएगा 44। 36 में 8 ऐड कर दिया 44 आ गया।
अब उसके बाद है एट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी। एट प्रेजेंट है 3 बंदे हैं, 3 लोग हैं ए बी एंड सी, तो इनकी एवरेज निकालनी है तो 3 पे डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारे पास है 24 इक्वल टू 24 रख देंगे। अब ए प्लस बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 44, तो ये आ जाएगा 44 प्लस सी और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से, तो 24 इंटू 3। अब सी फाइंड करना तो 24 इंटू 3 72 होता है, इसमें से 44 माइनस कर देंगे तो सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 28 ईयर्स। हमें फाइंड करना है सी आफ्टर 8 ईयर्स, तो इसमें 8 ईयर्स ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 36 एंड 36 इज ए ऑप्शन। A watch gains 12 seconds every 3 hours. What time will it show at 10 a.m. on Tuesday if the watch is set at right 3 a.m. on Sunday? उस घड़ी को संडे वाले दिन 3 a.m. पर सेट किया गया, संडे 3 a.m. उसके बाद आएगा मंडे 3 a.m. तक, उसमें हो जाएंगे 24 आवर्स। फिर ट्यूसडे 3 a.m. ये 24 आवर्स फर्दर हो जाएंगे और फिर ट्यूसडे को 10 a.m. ट्यूसडे 10 a.m. और ये ट्यूसडे 3 a.m. से ट्यूसडे 10 a.m. तक 7 आवर्स बनते हैं, तो 24 प्लस 24 प्लस 7 ये टोटल टाइम बनता है, गैप बनता है बिटवीन 2 टाइम्स, ये 55 आवर्स बनता है। अब हमें यहाँ पे वॉच 3 सेकंड गेन कर 3 आवर्स में एवरी 3 आवर्स में 12 सेकंड गेन करती है, तो 3 आवर्स में 12 सेकंड गेन करती है और 1 आवर में कितना गेन करेगी 3 पे डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे, तो 1 आवर में वो गेन करेगी 12/3 इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। सो एवरी आवर वो 4 सेकेंड गेन करती है। 55 आवर्स में कितना गेन करेगी, तो 55 मल्टीप्लाई 4 ये 220 सेकेंड्स गेन करेगी। अब हमें वो टाइम बताना है वॉच पे, यानी कि ये मिनट्स में इसको सेकंड में चेंज करना है, तो 220 को हम यहाँ पे 60 पे डिवाइड कर देंगे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 63 आर 180 होता है, रिमाइंडर 40 आ जाएगा। ये जो रिमाइंडर है ये सेकंड्स हैं और ये जो क्वेश्चन था ये मिनट्स है, तो इसका मतलब 3 मिनट्स और 40 सेकंड वो आगे होगी 10 बजे से, तो इसका मतलब ये होगा कि डी ऑप्शन इज आंसर। 10 बजे उस घड़ी पे टाइम होगा 10:03:40। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी, डिवाइड 8500 बिटवीन अरहम, मरियम एंड सारिम सो दैट अरहम गेट्स 2/3 व्हाट मरियम गेट्स। यहाँ पे अरहम को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, गेट्स वर्ब है, इक्वल का साइन आ जाएगा 2/3 ऑफ व्हाट मरियम एम आ जाएगा। इसी तरह से मरियम गेट्स एम आ जाएगा, गेट्स मीन इक्वल, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 व्हाट सारिम गेट्स, सारिम को एस से डिनोट। अब हमें ये मालूम है कि रेशो को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, जैसे ए रेशो बी या फिर ए ओवर बी। तो यहाँ से हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें, ये बन जाएगा ए रेशो एम इज इक्वल्स टू 2/3, और ये हमारे पास रेशो में बन जाएगा एस से डिवाइड कर दें, एम ओवर एस मीन्स एम रेशो एस इक्वल्स टू 1/4 मीन 1/4। अब हमारे पास ये एम रेशो एस ये हमें गिवन है 1/4। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एम दोनों में ये कॉमन है, जबकि इधर नंबर कॉमन सेम नहीं है, तो इसको हम सेम बना लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 1 होता है, तो फर्स्ट रेशो को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे ये रेशो सेम हो जाएंगी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 बनेगा, और सेकंड रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/12 बन जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कल में हमारे पास ये नंबर सेम हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए रेशो एम रेशो एस इक्वल्स टू 2 रेशो सर्कल में 3 और नीचे 12, ये इसकी रेशोज आ गई तीनों के दरमियान। हमें फाइंड करना था शेयर ऑफ सारिम। अब सारिम की रेशो है 12, तो आंसर जो है 12 पे डिवाइड होना चाहिए। 12 पे हमारे पास जो डिवाइड होने वाले आंसर्स हैं वो डी 12 पे डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 8 जो है ये 12 पे डिवाइड नहीं होता है, एक 1200 12 पे डिवाइड होता है और 6000 12 पे डिवाइड होता है। अब हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 8500 है, तो 8500 यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 + 3 + 12,
तो ये बनता है 17 पार्ट्स बनते हैं। तो 17 में से 12 पार्ट्स सारे हमको मिलने हैं, यानी कि हाफ से ज़्यादा मिलने हैं। तो 8500 के हाफ से ज़्यादा हमारे पास दो ऑप्शन में से 1200 और 6000 में से कौन सी ऑप्शन जो है वो हाफ से 8500 के हाफ से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हमारे पास ए ऑप्शन जो है उसके हाफ से ज़्यादा है। सो आंसर विल बी 6000, ए ऑप्शन। और अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो जो अरहम को शेयर मिलेगा वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि अरहम को मिलेगा 2 का मल्टीपल 2x, मरियम को मिलेगा उसकी रेशियो है 3 तो 3x, सारम को मिलेगा उसकी रेशियो है 12 तो 12x। इन तीनों का टोटल कर लें क्योंकि हमें यहाँ पे इन तीनों का टोटल गिवन है, तो ये तीनों का टोटल करेंगे ये बनेगा 17x और हमें यहाँ पे ये गिवन है 8500 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 8500 को 17 पे डिवाइड कर दें अगर हम 17 पे, तो ये हमारे पास 500 आता है। अब ये 500 x की वैल्यू आ गई, ये इसमें यहाँ पे सारम का हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसमें पुट कर दें 12 इंटू 500, तो ये 6000 बनता है, जो कि हमने यहाँ पे ये आंसर निकाला था। लुक एट द सीरीज 4, 7, 25, 10, 20, 16, 19। अब इसमें हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है, तो यहाँ पे इसके अंदर हर तीसरा नंबर जो है वो एक डिफरेंट सीक्वेंस है। ये हमारे पास ये फर्स्ट 3 नंबर्स में 25, सेकंड 3 नंबर्स में 20 और फिर इसी तरह से ये 19 के बाद जो नंबर आएगा। लेकिन हमें चूँकि वो फाइंड नहीं करना, लिहाजा उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो रिमेनिंग नंबर्स हैं हमारे पास, यानी कि 4, 7, 10 और ये नेक्स्ट नंबर 19, 16 और 19, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। 4 में 3 ऐड करें 7 होता है, 3 में 7 ऐड करें 10 होता है, और 10 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। 13 में 3 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 3 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। तो ये 3 के डिफरेंस के साथ हमारे पास यहाँ पे ये नंबर बनता है 13, विच इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट में है J14, L16, मिसिंग नंबर P20 एंड R22। यहाँ पे हमारे पास है जी J के बाद K मिसिंग है, L के बाद M छोड़ के यहाँ पे N आ जाएगा, N के बाद O स्किप करें तो P आता है, P के बाद Q स्किप करें तो R आता है। तो इसका हमारे पास नंबर आएगा N से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये T से स्टार्ट होती है, ये M से, ये S से, तो एक ही ऑप्शन है जो N से स्टार्ट होती है, एंड दैट इज ए ऑप्शन। N18, ये 14 + 2 16, 16 + 2 18 आ जाएगा, देन 20 एंड 22, सो N18 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8, 43, 11, 41, 39, 17। इसमें हम देख सकते हैं 8 के बाद हमारे पास प्लस करें 3, 11 आता है, 11 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 14 में हम 3 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 8, 11, 14, 17, तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है 70, 71, 76, 81, 86, 70, 91, 96। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये 70, ये भी 70 दोबारा से आया, और इनके दरमियान में ये 2 + 2 4 टर्म्स हैं। दरमियान में लेटर हमारे पास नंबर एक मिसिंग है, तो यहाँ पे भी 70 आएगा। तो यह बाकी हमारे पास ये जो दो नंबर्स हैं 71, 71 से 81 और ये 76 से 86, फिर इसी तरह से 81 से 91 और 86 से 10 ऐड करें तो 96। तो इसका मतलब यहाँ पे हर तीसरा नंबर जो फिक्स है हमारे पास वो 70 आता है, ये उसके बाद ये थर्ड नंबर 70 और फिर ये थर्ड नंबर 70, और जो दरमियाने नंबर्स हैं वो 10 के डिफरेंस के साथ उनका दो सीक्वेंसेस बनाते हैं। सो इस तरह से हमारे पास 70 चूँकि आएगा मिसिंग नंबर में, तो ये बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है 664, 332, 340, 170 मिसिंग नंबर और 89। तो यहाँ पे हमारे पास 664 इसका 2 पे डिवाइड कर दें अगर हम यहाँ पे, तो ये 332 आ जाता है। 332 में अगर हम +8 कर दें 340 हो जाता है। 340 को फिर 2 पे डिवाइड करें 170 आ जाएगा। 170 में 8 ऐड करें तो ये 178 हो जाएगा, और 178 को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है 2 पे, तो 178 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 89।
तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो 178 होगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट क्या है, हमारे पास ऑपरेशन है, एक दफ़ा हमने 2 पे डिवाइड करना है और फिर एक दफ़ा हमने +8 करना है। तो पहले हमने 2 पे डिवाइड किया 664 को, तो 332 आ गया, फिर उसमें 8 ऐड कर दिया 340 बन गया, फिर 340 को 2 पे डिवाइड किया 170 आ गया, 170 में 8 ऐड किया तो 178 हो गया, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 89। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। अ ट्रैवल एजेंट इज अरेंजिंग अ टूर्स which visits various cities. L, M, N, O, P, Q, R, S and T. These are cities. Each tour must be arranged in accordance with the following restrictions. If M is included in the tour, both Q and R must also be included. यहाँ पे हमारे पास ये if कंडीशन है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं यहाँ पे, if M is included, then Q and R मस्ट बी इंक्लूडेड। क्यू भी और आर दोनों, ये दोनों इंक्लूड करने लाजमी है अगर आप एम को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है पी कैन बी इंक्लूडेड इन द टूर ओनली इफ ओ इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जिसका मतलब अगर आप ओ को इंक्लूड करेंगे तो फिर आपको पी भी इंक्लूड करना होगा। पी जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप ओ को इंक्लूड करेंगे, और अगर आप ओ को इंक्लूड नहीं करते हैं तो फिर आप यहाँ पे पी जो है वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता, वो के साथ पी मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्यू इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टूर, एम मस्ट बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद एन और टी और बोथ। अगर आप क्यू को इंक्लूड करते हैं देन एम मस्ट बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद एन और टी, यानी कि एम और एन हो सकते हैं या एम और टी हो सकते हैं, और बोथ यानी कि एम के साथ एन भी हो और टी भी हो। इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी लाजमी होगी जब आप क्यू को इंक्लूड करेंगे। तो क्यू के साथ एम एन हो सकता है, क्यू के साथ एम या टी हो सकता है, या क्यू के साथ एम एन और टी तीनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सारी कंडीशन पी एंड क्यू कैन नॉट बोथ बी इंक्लूड इन अ टूर। पी और क्यू दोनों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता इकट्ठे, जिसका नाम यहाँ पे इसको लिख देंगे पी क्यू, दोनों को ये इकट्ठे इंक्लूड लाजमी होना चाहिए, और इसको अगर हम क्रॉस कर दें यहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नॉट इंक्लूडेड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है अ टूर कैन नॉट इंक्लूड ओ आर एंड टी। अब किसी भी टूर में ओ आर एंड टी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ओ आर एंड टी इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, इनको हम क्रॉस कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास है अ टूर कैन नॉट इंक्लूड एन एस एंड आर। किसी टूर में एन एस और आर को भी इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, एन एस एंड आर नहीं किया जा सकता, तो इनको क्रॉस इनको भी कर देंगे, ये भी हम क्रॉस कर देते हैं। एंड लास्ट कंडीशन इज अ टूर कैन नॉट इंक्लूड एल एंड आर। एल और आर को भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता, एल आर इनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हम इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इफ एम इज इंक्लूडेड इन द टूर, what is the minimum number of other cities which must be included in the tour? अगर आप M को इंक्लूड करते हैं तो M की वजह से हमारे पास ये Q एंड R ये भी मस्ट इंक्लूड हो जाएंगे, और जब आप Q को इंक्लूड करते हैं तो इस Q की वजह से M और N का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो M तो ऑलरेडी है, M के साथ या तो N आ सकता है या M के साथ फिर T आ सकता है, N और T में से, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर हमारे पास यहाँ पे अगर n है तो ये 4 बनते हैं, n की जगह अगर t आ जाए तो भी 4 बनते हैं, और n और t दोनों हो जाए तो 5 बनते हैं। लेकिन मिनिमम हमारे पास उसने पूछा है, तो मिनिमम हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सिटीज मस्ट बी विजिटेड इफ m इज इंक्लूडेड इन द टूर, और वो सिटीज हो सकती हैं M, Q, R, N,
और MQRT या फिर हो सकता है MQRNT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cities cannot be included in the tour which includes P? अब यहाँ पे हम P को चूंकि इंक्लूड कर रहे हैं, which includes P को इंक्लूड करें तो P के साथ O मस्ट हो जाएगा, तो P के साथ O भी आ जाएगा। जब P के साथ O आ गया, O के साथ हम यहाँ पे ORT, R और T नहीं आ सकते, तो यहाँ पे T का तो हमारे पास ऑप्शन में जिक्र नहीं है, R जो है ये इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और R हमारे पास गिवन है E ऑप्शन, तो सिटी R जो है वो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इफ द टूर इंक्लूड्स P, क्योंकि P के साथ O मस्ट हो जाएगा और O के साथ R नहीं हो सकता, वो विजिट नहीं किया जा सकता। सो आंसर इज E ऑप्शन। Which one city would have to be deleted from the group M, Q, O, R and T to form an acceptable tour? अब हमें यहाँ पे M है, ये हमारे पास M, तो इसके साथ Q एंड R, इसका मतलब इसके साथ Q भी आ जाएगा, R भी आ जाएगा, ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, मस्ट हो जाएंगे। और जब हम यहाँ पे Q को इंक्लूड कर रहे हैं तो Q की वजह से N या T ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि ये T भी इंक्लूड हो जाएगा। बट यहाँ पे चूंकि R ऑलरेडी है तो R के साथ O नहीं आ सकता, तो O को अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो टूर होगा ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, और O को इंक्लूड नहीं करना, डिलीट करना है, मीन्स C ऑप्शन। अगर हम O को डिलीट कर दें तो हमारे पास ये टूर एक्सेप्टेबल टूर बन सकता है। M के साथ Q अटैच है, Q के साथ R और T अटैच्ड हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये तो एक आपस में एक्सेप्टेबल हैं, इनमें कोई क्लैश नहीं है, बट O का क्लैश R के साथ ये हमारे पास मौजूद है, लिहाजा O को हम डिलीट करेंगे। Exactly how many of the cities could be used for consisting of only one city? हमारे पास जो टोटल सिटीज़ थे वो थे हमारे पास L, M, N, O, P, Q, R, S and T. These were the cities. अब इनमें हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो M के साथ Q एंड R होना चाहिए, तो लिहाजा M अकेला नहीं हो सकता। Q के साथ M, N, ये हमारे पास Q है इसके साथ, तो M और N ये लाजमी होगा, या M और T लाजमी होगा, या तीनों भी हो सकते हैं। इसका मतलब इनको अकेले नहीं रखा जा सकता। L पे कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है, तो L को अकेले जो है वो टूर में अरेंज किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे S पे कोई कंडीशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, किसी से अटैच नहीं है, ये अकेले इसको अरेंज किया जा सकता है। R की वजह से किसी और को इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है, M की वजह साथ R ज़रूरी है लेकिन R के साथ कोई और ज़रूरी नहीं है। Q के साथ कंपल्शन है, लिहाजा Q इसमें नहीं आ सकता। P हमारे पास है, उसको ओनली जब आप P सेलेक्ट करें तो O हम सेलेक्ट करेंगे, जिसका मतलब P अकेले इसको भी किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास T पे कंपल्शन नहीं है, T के साथ किसी और कोई अटैच नहीं है, T किसी के साथ अटैच है लेकिन T के साथ कोई अटैच नहीं है, इसको भी अकेले अरेंज किया जा सकता है। और लास्टली N पे भी कोई कंडीशन नहीं है, M की वजह से कंडीशन है तो M क्रॉस कर दिया, O के साथ कंडीशन है P तो O क्रॉस कर दिया, Q के साथ कंडीशन है उसको क्रॉस कर दिया। बाकी जो है उनको सिंगल सिटी के तौर पे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो ये टोटल 6 बनते हैं, तो 6 मीन्स E ऑप्शन। तो these cities can be visited alone, सिंगल सिटी के तौर पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 से 50। रीड द फॉलोइंग केयरफुली and answer the following question 147, 148 to 150. 9 athletes attend a sports banquet at Gaddafi Stadium, Lahore. 3 athletes from JKL are varsity football players. 2 of the athletes M and N are varsity basketball players. The other 4 athletes O, P, Q and R belongs to the hockey club. All 9 athletes will be seated at 3 small tables, each consisting of 3 athletes. The athlete must seated according to the following rules. तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 टेबल्स हैं, उन 3 टेबल्स पे हमने इनको सेटल करना है।
ये हमारे पास टेबल 1 कह लें, ये सेकंड टेबल और ये थर्ड टेबल, और हर टेबल पे 3 सीट्स हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 सीट्स, 1 2 एंड 3 सीट्स। हमारे पास यहाँ पे ये 3 प्लेयर्स जो हैं ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं। सो हमारे पास फुटबॉल प्लेयर्स हैं J, K एंड L। सिमिलरली हमारे पास M एंड N, दे आर बास्केटबॉल प्लेयर्स M and N, and the other 4 are hockey players, H for hockey, O P Q and R. So these 4 players are hockey players. अब conditions हमारे पास हैं, फर्स्ट वन, O and J do not sit on the same table. O और J इकट्ठे नहीं बैठ सकते एक टेबल के ऊपर। हम यहाँ पे O and J इनको यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सिट टुगेदर, इनको यूं क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है P सिट टुगेदर विद एटलीस्ट K और M। P जो है वो K या M के साथ इकट्ठे बैठेगा, P K और P M ये हमारे पास इस तरह से ग्रुप में बैठेंगे। P K या M दोनों के साथ भी हो सकते हैं, और P K के साथ या P M के साथ, इन दोनों में से किसी एक के साथ मस्ट होगा। थर्ड हमारे पास है कंडीशन, देयर कैन बी एट मोस्ट ओनली 1 फुटबॉल प्लेयर एट ईच टेबल। तो फुटबॉल टेबल्स प्लेयर जो हमारे पास, उनमें हर टेबल पे मैक्सिमम हमारे पास एट मोस्ट 1 प्लेयर, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 1 बैठ सकता है, किसी एक टेबल पे एक से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। इसका मतलब 3 टेबल हैं तो हर टेबल पे एक एक फुटबॉल प्लेयर बैठेगा। देयर कैन बी एट मोस्ट ओनली 1 बास्केटबॉल प्लेयर एट ईच टेबल। तो बास्केटबॉल जो है ये 2 प्लेयर्स हैं, तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेयर हर टेबल पे बैठ सकता है। इसका मतलब ये 2 प्लेयर्स हैं, 2 टेबल पे तो बैठ जाएंगे, तीसरे टेबल पे बास्केटबॉल प्लेयर नहीं होगा, तो वहाँ पे साथ में हॉकी प्लेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। अब इनके मुताबिक हमने यहाँ पे इनको सेटल डाउन करना है। If a table consists of L, Q and R, which of the following trios sit at one of the other table? हमारे पास एक टेबल में L, Q and R है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे L, Q and R, इसमें हमारे पास L जो है वो फुटबॉल प्लेयर है, Q जो है और R ये दोनों बास्केटबॉल, दोनों हॉकी प्लेयर्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अदर टेबल पे हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे फुटबॉल का प्लेयर ऑलरेडी एक सेटल्ड है हमारे पास, तो एक टेबल पे हमारे पास यहाँ पे J, उसका ये फुटबॉल प्लेयर आ जाए, और एक पे हमारे पास K आ जाए। ये फुटबॉल प्लेयर्स इस तरह से बैठ सकते हैं, और दोनों टेबल्स पे हमारे पास M और N जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं वो दोनों नंबर 2 और 3 पे ही होंगे, और बाकी हमारे पास जो बच गए हैं हॉकी प्लेयर्स, Q हो गया यहाँ पे और R हो गया, O और P बच गया हमारे पास। तो O और P हमारे पास यहाँ पे दोनों अलग अलग टेबल्स पे होंगे, दोनों O और P एक टेबल पे नहीं आ सकते हैं हमारे पास। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं K, M एंड O। हमारे पास K, M एंड O, हमारे पास K आ जाएगा फुटबॉल प्लेयर में से, M आ जाएगा बास्केटबॉल प्लेयर में से, O आ जाएगा हॉकी प्लेयर में से। अब यहाँ पे फर्स्ट है जी K, M एंड O। अब हमें यहाँ पे मालूम है P, K के साथ और M, इनमें से किसी एक को P के साथ बैठना है। इसका मतलब यहाँ पे K और M दोनों P के साथ अटैच नहीं हो सकता, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में हमारे पास K, N एंड O, तो हमारे पास यहाँ पे K, N एंड O के अंदर ये पॉसिबल है। J, M, O, J एंड O इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा ये क्रॉस हो जाएगा। J, K, N, तो J के दोनों जो हैं ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो ये फुटबॉल प्लेयर्स पे ही एटमोस्ट एक टेबल पे एक बैठ सकता है। M, N, P, और यहाँ पे M और N ये दोनों बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, तो ये भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते यहाँ पे, ये भी मैक्सिमम एक बैठ सकता है एक टेबल पे, लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज बी ऑप्शन, K, N एंड O, ये ट्रायोस पॉसिबल है। यहाँ पे K हो जाए
ए के साथ ओ और उसके साथ एन। तो यहाँ पे जे, पी और एम, तो यहाँ पे ये पी और एम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ओ एंड जे दोनों अलग-अलग, ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। विच ट्रायोस कुड सिट टुगेदर, अब इनमें से कौन सा ट्रायोस जो पॉसिबल है, हम देखते हैं पी आर एंड ओ। तो पी आर एंड ओ हमारे पास पी आर ओ तीनों हॉकी प्लेयर्स हैं और तीनों हॉकी प्लेयर्स इकट्ठे नहीं बैठ सकते। एम एन एंड ओ, एम और एन ये दोनों बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, ये भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। के एन एंड ओ, तो के एन एंड ओ तो ये पॉसिबल है। के एम ओ, जबकि के और एम के साथ इनमें से किसी एक के साथ पी का होना ज़रूरी है, तो के और एम के साथ पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओ है, लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जे एंड ओ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन 150th नंबर। सपोज जस्ट वन varsity athlete sit at a certain table and that athlete happens to be J. If so, who else with J? अब एक टेबल पे J वो बैठा है, हमारे पास यहाँ पे J, इसका मतलब ये एक टेबल पे है, इसके साथ O नहीं आ सकता। यहाँ पे हम तीसरा इनके साथ यहाँ पे J इसके साथ अटैच कर लेते हैं, ऑप्शंस के साथ देखते हैं कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे J और O इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं, लिहाजा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। ए ऑप्शन में P के साथ M या K होना चाहिए, जबकि यहाँ पे P के साथ M या K दोनों में से कोई भी नहीं है, लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बी ऑप्शन में भी P के साथ K और M में से कोई एक होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आंसर है सी ऑप्शन, क्यू आर एंड जे। क्यू आर दोनों जो है वो हॉकी प्लेयर हैं, जे जो है वो फुटबॉल प्लेयर है, तो ये ट्रायोस जो पॉसिबल है। सो आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये था आज का थर्ड मॉक टेस्ट। तो अब टाइम बहुत कम है आपके पास, तो जितनी हेल्प आपसे मिल सकती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, सुबह ध्यान से अपना टेस्ट दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।